ये है बैटल थ्रू दी हेवंस का एपिसोड नंबर 63। एपिसोड 62 में देखा था क्वीन मेडुसा और जिया दोनों मिलकर डकैती डालते हैं, सारे के सारे वाइल्ड बीस्ट का खाना चुरा लेते हैं। ये स्टोरी नोवेल बेस्ड होने वाली है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको एनिमे में भी मिल जाएगी। ये नोवेल के चैप्टर 744 की स्टोरी है। ये स्टोरी शुरू होती है लिटिल फेरी डॉक्टर के जाने के बाद से। जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर जाती है तो पूरी की पूरी वैली से जैसे कि सारा का पॉइजन चला गया हो। जियान का यहाँ आने का मेन गोल था 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू करने का। तो रिट्रीट पे जाने से पहले जियान एक मैसेंजर वर्ड को शाओडिंग और शाओली के पास भेजता है, जिससे अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो वो उन्हें आराम से ढूंढ सके। अब उस मैसेंजर वर्ड को भेजने के बाद जियान उस वैली में सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को सर्च करने के लिए निकल जाता है। अब वैली काफी ज्यादा बड़ी नहीं थी तो आराम से वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ लेता है। उसके लिए काफी खुशी की बात थी कि इस छोटी सी वैली में इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे। अगर ये न्यूज बाहर फैल जाए तो सारे के सारे एल्केमिस्ट यहाँ पे भागे भागे चले आएंगे, क्योंकि इतनी रेयर जड़ी बूटियां किसी मेडिसिनल कल्ड्रन से कम वैल्यूएबल नहीं थी। अब जियान वहाँ पे सेटल होने के बाद एक छोटी सी केव क्रिएट करता है जहाँ पे वो पहले रिट्रीट करने वाला नहीं था। सबसे पहले वो तैयारी करता है मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने की। अब जो वो पिल्स बनाने वाला था उन्हें बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो सारी की सारी 6 लेवल की पिल्स थी। जियान ने ओल्डियन जियू को और बाकी के 2 लोगों को जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन से आए थे उन्हें भी माइटी हुआंग पिल के बारे में प्रॉमिस कर रखा था। अब वो तीनों शाओली के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले थे, तो जियान उनका भी ध्यान रखता है। अब यहाँ पे डोंगुआ में थोड़ी सी चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन मैं नोवेल की स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आगे भी मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर 744 में अभी तक जियान ने अपना एवोल्यूशन शुरू नहीं किया है। जियान क्वीन मेडुसा और जिया दोनों को माउंटेन वैली के पास रहने को बोलता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा डेंसर थी। अगर वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो उनकी कल्टिवेशन में डबल फायदा होगा। और दूसरी बात है, यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर जिया अचानक से अपना एडवांसमेंट शुरू कर देती है तो उसके लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब भले ही दोनों ने अपने मुंह से जियान को हाँ बोल दिया हो, लेकिन उनके दिल में तो बात कुछ और ही थी। खैर, जियान को भी पता था कि जब तक क्वीन मेडुसा आए तब तक जिया के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, और ये छोटे मोटे माउंटेन बीस्ट क्वीन मेडुसा के सामने तो कोई थ्रेट पोज करते नहीं है। खैर, जियान भी ये सब जानता था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने केव में जाता है और खतरनाक तरीके से फिर रिफाइनमेंट करना शुरू कर देता है। जियान एक स्टोन पे आराम से पालती मार के बैठ जाता है और उसके साइड में एक क्लीन जगह पे सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स रखे हुए होते हैं। अब ये सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को जेड बॉक्सेस में रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्मेल केव के बाहर काफी ज्यादा तेजी से फैल रही थी। जियान अपने हाथ से एक इशारा करता है जिससे एक बड़ा सा कर्डन उसके सामने आ जाता है, और जब वो जमीन पे टकराता है तो पूरी की पूरी वैली हिल जाती है। अब जियान के पास रिफाइन करने के लिए 2 ऑप्शन थे, एक थे डो स्पिरिट पिल, एक थे माइटी हुआंग पिल। जहाँ पे डो स्पिरिट पिल को रिफाइन करना काफी ज्यादा इजी था और जियान के लिए तो खैर काफी ज्यादा आसान था ही, लेकिन माइटी हुआंग पिल एक जेन्युइन 6 टियर की पिल थी और इसे रिफाइन करने के लिए जियान भी 100% श्योर नहीं था। उसके इसे रिफाइन करने के चांसेस अराउंड 50% थे, लेकिन खैर जियान भी इस बार काफी प्रिपेयर होके आया था। उसे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के सारे ट्रेजर्स उसके पास थे और इस वैली में काफी ज्यादा जड़ी बूटियां वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका था। तो उसे पता था कि अगर वो अंधाधुंध चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे उसके बाद भी 3 माइटी हुआंग पिल तो रिफाइन कर ही सकता है। तो अपना मन बनाने के बाद जियान एक लंबी सी सांस लेता है और एक फ्लिक करता है, जिससे एक ग्रीन कलर का छोटा सा स्पार्क उस कल्ड्रन में एंटर करता है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो फ्लेम और भी ज्यादा फियर्स होने लगती है तो पूरी की पूरी वैली का टेम्परेचर और भी ज्यादा राइज होने लगता है। लेकिन खैर जियान पे तो इसका घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी हेवनली फ्लेम्स को पोजेस करता था। जियान अपना पूरा का पूरा दिमाग मेडिसिनल कल्ड्रन के ऊपर रखे हुए था। उसके एक इशारे पे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स आराम से उस कल्ड्रन के अंदर चले जाते हैं, और इसी के साथ ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट रिफाइनमेंट टास्क शुरू हो जाता है। अब केव के बाहर क्वीन मेडुसा और जिया दोनों ही काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, खासकर हमारी जिया पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। धीरे धीरे करके और भी ज्यादा टाइम निकल जाता है। जिया ने उस वैली के सारे बीस्ट को अपने पेट की तरह ट्रेन कर लिया था, अब तो वो उनसे भी बोर होने लगी थी। तो काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो क्वीन मेडुसा को मना लेती है और वो दोनों उस वैली से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ये वैली काफी ज्यादा कियोटिक हो जाती है, क्योंकि अब कोई बीस्ट एक दूसरे की सुन नहीं रहा था। अब जिया तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर बीस्ट की स्पीशीज से आती है, तो उसकी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को स्मेल करने की पावर बहुत ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से वो एक एक करके सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का पता लगाने लगती है। लेकिन कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही डेंजरस बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर जिया के साथ ही क्वीन मेडुसा, जिसकी वजह से उन सारे के सारे बीस्ट की खटिया खड़ी हो जाती है। अब इन दोनों की डकैती की खबर पूरी के पूरे जंगल में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे माउंटेन रेंज में काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद ये दोनों एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जहाँ आराम से बैठ के जिया सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके गट के जा रही थी। सारे के सारे यमी इंग्रेडिएंट्स को खाने के बाद जिया का भर जाता है पेट और वो वहीं पे जाती है लेट। अब जिया का हाइबरनेशन में जाने का टाइम आ गया था। उसकी बॉडी से एक पर्पल कलर की मिस्ट रिलीज होने लगती है,
जो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का ऑरा कलेक्ट करने लगती है और थोड़ी देर बाद जिया के चारों तरफ एक ककून क्रिएट होने लगता है। ये देख के पहले तो क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो रिलीफ फील करती है क्योंकि वो खुद एक मैजिकल बीस्ट थी, इसलिए वो इन चीजों को ऑलरेडी पहले से जानती थी। अब पूरी की पूरी माउंटेन वैली में एक सरीन एटमॉस्फेयर फैल जाता है। कभी कभी हम मैजिकल बीस्ट का रोर सुनते हैं, लेकिन उस माउंटेन वैली में एक डीप पर्पल कलर की लाइट कहीं से फ्लो हो रही थी और हम ध्यान से देखें तो जिया ने अपना अगला एवोल्यूशन करना शुरू कर दिया था। अब होता है चैप्टर 745 शुरू। चैप्टर की शुरुआत में हम उस माउंटेन वैली के सेंटर पे एक पर्पल कलर के कोकून को देखते हैं। हमें उस कोकून या एग के अंदर से एक हार्ट बीट सुनाई देती है और हर एक हार्ट बीट के साथ पूरी की पूरी माउंटेन वैली भी थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट करती थी और धीरे धीरे करके हर हार्ट बीट के साथ वो कोकून एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है और जैसे ही उस कोकून की एनर्जी बढ़ती है वो और भी ज्यादा ग्लो कर रहा था। साइड में क्वीन मेडुसा क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठी हुई थी। जिया की एवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस विटनेस करने के बाद क्वीन मेडुसा थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगती है और उसका ध्यान जाता है उस केव की तरफ जहाँ से काफी ज्यादा रिच फ्रेग्रेंस आ रही थी। वो निराशा में अपना सिर हिलाती है क्योंकि काफी टाइम हो गया था जियान को उस केव में एंटर करे हुए और एटमॉस्फेयर को देख के वो समझ जाती है कि भी और ज्यादा टाइम लगने वाला है जियान को सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में। अब जिया को कोकून के अंदर गए हुए भी 3 दिन हो चुके थे और उसकी सारी की सारी मूवमेंट्स बंद हो चुकी थी। कभी कभी थोड़ी थोड़ी एनर्जी वो कोकून एब्जॉर्ब करता था, लेकिन क्वीन मेडुसा को पता था कि जिया के एडवांसमेंट में अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब एक बंदा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स से पिल्स को रिफाइन कर रहा है तो दूसरा कोकून में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अकेली क्वीन मेडुसा रह गई है जो बेसिकली काफी ज्यादा बोर हो रही थी, लेकिन उन दोनों की भी कोई गलती नहीं थी। वो अपने काम से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे। कभी कभी क्वीन मेडुसा इस वैली को छोड़ के जाती लेकिन बहुत जल्दी वापस भी आ जाती, लेकिन आके इस सिचुएशन को सेम देख के वो काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। एक दिन क्वीन मेडुसा आराम से बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसका ध्यान उस केव की तरफ जाता है जो कि काफी टाइम से साइलेंट थी, लेकिन अचानक से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरी की पूरी माउंटेन वैली हिल जाती है। मेडुसा उस केव की तरफ शॉक में देखती है और हम बाहर आते हुए देखते हैं एक मिजरेबल इंसान को जो कि ऑफ कोर्स हमारा जियान होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा जली हुई लग रही थी, जो कि खांसता हुआ बाहर आता है। उसके जले हुए कपड़ों से काफी ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा था। बाहर आते ही वो अपनी आंखों को इंटेंस सनलाइट की वजह से कवर कर लेता है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखों को खोलता है। जब वो अपनी कंडीशन को देखता है तो कहता है ये माइटी हुआंग पिल तो सच में बहुत ही खतरनाक चीज है। इसे रिफाइन करना तो बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो अपने आप ही सेल्फ डेटोनेट हो जाती है। जियान कहता है ये वाला एक्सप्लोजन तो एक डोवांग प्रैक्टिशनर के फुल ब्लो के बराबर था। वो याद करता है जब वो पिल रिफाइन कर रहा था तभी अचानक से वो पिल अनस्टेबल होने लगती है। जियान ये जान के अपनी फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेता है। खैर जैसा कि चीजें हमारे हमेशा कंट्रोल में नहीं रहती हैं, जैसा किसी मान बाबा ने कहा है। 3 दिन पहले जियान ने तीनों माइटी हुआंग पिल को रिफाइन कर लिया था। इस रिफाइनमेंट के बाद जियान के पास एक भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स नहीं रह गया था। तीनों माइटी हुआंग पिल को रिफाइन करने की वजह से जियान काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था, लेकिन जब वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास एक इंग्रेडिएंट सेट रह गया था और जियान को भी फ्यूचर में माइटी हुआंग पिल की जरूरत पड़ने वाली है। अब क्योंकि जियान उन जड़ी बूटियों को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जबरदस्ती उन्हें रिफाइन करने की कोशिश करता है और एज अ रिजल्ट ये वाला एक्सप्लोजन हमारे सामने है। अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्ड्रन नहीं होता तो जियान के सिर्फ कपड़े ही नहीं फटते, कुछ और भी ज्यादा फट सकता था। यू नो व्हाट आई मीन। जियान अपने आप को काफी ज्यादा लकी फील कर रहा था क्योंकि रिफाइनमेंट के टाइम पे वो काफी ज्यादा डिफेंसलेस था। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स उसकी बॉडी में टकराती तो उसकी बॉडी में कुछ नई इंजरीज ऐड हो जाती। जियान जब अपने फेस से सारी की सारी डस्ट साफ करके सामने देखता है तो वो एक बड़े से कोकून को अपने सामने पाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और कहता है दिस इज। जियान की ऐसी हालत देख के क्वीन मेडुसा भी काफी ज्यादा चौंक गई थी, तो आंसर करने में वो थोड़ा सा टाइम लगाती है और कहती है ये जिया की ट्रांसफॉर्मेशन है। जियान पूछता है ये अपनी कल्टीवेशन में एडवांस करने वाली है, तो क्वीन मेडुसा कहती है लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन इसे कोकून में बदले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और अभी तक ये बाहर नहीं आई है। लगता है इस एडवांसमेंट में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये बात सुन के जियान बस छोटी सी स्माइल देता है क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था, जो कि ऑफकोर्स हमारे मास्टर याओलाओ ने बताया है कि मैजिकल बीस्ट को ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारी जिया तो कोई नॉर्मल मैजिकल बीस्ट भी नहीं है, इसकी वजह से उसे काफी टाइम तो लगेगा ही। मेडुसा पूछती है तुमने पिल्स को रिफाइन कर लिया, जिसका आंसर देते हुए जियान हाँ कर देता है, लेकिन कहता है मैं थोड़ा सा ज्यादा लालची हो गया था जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हारा ऑरा भी काफी ज्यादा अनस्टेबल लग रहा है, लगता है तुम्हारा भी एडवांसमेंट का काफी जल्दी टाइम आ रहा है। जियान भी एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस रिफाइनमेंट की वजह से मेरी काफी ज्यादा हेल्प हुई है, मुझे लगता है कि मैं अगले 10 दिनों में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जियान कहता है ये वाले पिल रिफाइनमेंट में हमें 1 महीना लग गया है, अब इन पिल्स को मुझे शाओडिंग के पास पहुंचाना होगा, जिसके बाद मैं एक लंबी रिट्रीट लूंगा और बाहर तभी आऊंगा जब मैं 2 हुआंग में एंटर कर चुका हूँ। जियान अपने फोरहेड पे मास्टर की दी हुई उस फायर सील को टच करता है जो थोड़ी सी वार्म फीलिंग रिलीज कर रही थी। वो कहता है टीचर और फादर तुम
तुम दोनों मेरा वेट करना, ये डिसाइपल बिल्कुल तुम्हें निराश नहीं करेगा। क्वीन मेडुसा भी जियान को ध्यान से देख रही थी। वो जियान की आंखों में एक डार्क चिल को फील कर पाती है। वो कहती है कि ठीक है, तुम आराम से यहाँ पे ब्रेक थ्रू की तैयारी करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि मैं जिया को भी साथ में देख रही हूँ। ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ कप करता है और कहता है थैंक यू, मैं पहले इन पिल्स को शाओडिंग के पास पहुंचाने का बंदोबस्त करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ के रिट्रीट लूंगा। तो क्वीन मेडुसा उसका कून की तरफ देखते हुए हाँ कर देती है। ये सुन के जियान पहले तो उसको कून के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। सब कुछ सही फील होने के बाद वो उस माउंटेन वैली से बाहर चला जाता है। आसमान में आके वो थोड़ा सा पॉज होता है और चारों तरफ एक गहरी नजर से देखता है, फिर अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए एक रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वो काफी देर तक उड़ता रहता है, तभी अचानक से उसकी नजर एक छोटे से माउंटेन पीक पे पड़ती है। अगले 1-2 सेकंड के अंदर वो इस माउंटेन पीक पे प्रकट हो जाता है। वो उस माउंटेन पीक के चारों तरफ करीब 10 औरों को फील कर पा रहा था। जियान एक अथॉरिटेटिव टोन में कहता है शो योरसेल्फ। ये बात सुनते ही 10 लोग जियान के सामने फ्लैश होते हैं। सबसे आगे एक ओल्ड मैन को जियान को देख के काफी ज्यादा खुशी होती है। वो नील करते हुए कहता है ग्रीटिंग्स चीफ, और उस ओल्ड मैन के पीछे के लोग भी साथ में ग्रीट करते हैं। जियान की नजर उनके चेस्ट पे जाती है जहाँ पे एक ग्रीन फायर लोटस का एम्बलम था, मतलब बैज था बेसिकली। तो जियान आराम से पूछता है क्या तुम्हें बड़े भाई ने भेजा है? ये सुन के वो ओल्ड मैन अपने दोनों हाथों से एक स्क्रोल को निकाल के जियान को देता है। वो कहता है चीफ, मेरा नाम बाई लिशेंग है और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल एल्डर शाओडिंग ने यहाँ पे भेजा है। उस स्क्रोल को पढ़ के जियान के मुंह पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि मैं अभी शायद कैपिटल में वापस नहीं आ सकता, तो इस बिजनेस को तुम्हें ही फुलफिल करना पड़ेगा। इन सारे की सारी जेड बॉक्सेस पे मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है, अगर बीच में तुम्हें कोई परेशानी होती है तो उस चीज को मैं सेंस कर सकता हूँ। ये बात सुन के वो ओल्ड मैन बड़ी कॉन्फिडेंटली कहता है कि चीफ आप चिंता मत करो, इस जामा एम्पायर में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हमारी यान अलायंस के खिलाफ जाए। जियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग जल्दी से जाओ, बड़े भाई से ये कहना कि मुझे करीब 1 साल लग जाएगा डोवांग में ब्रेक थ्रू करने के लिए, वो मेरी तरफ से यान अलायंस के कोई भी डिसीजन को ले सकते हैं। ये सुन के वो लोग नोट करते हैं और एनिमे में असैसिन्स की तरह फटाक से चले जाते हैं। जियान इस ग्रुप को देख के काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था क्योंकि उस ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल था वो ओल्ड मैन जो कि डाउलिंग के पीक पे था। तो जियान मम्बल करते हुए कहता है कि हाँ अब सारे के सारे काम पूरे हो चुके हैं, लगता है मुझे अब रिट्रीट लेना ही पड़ेगा। और इसी के साथ वो अपने दुई की विंग्स को ओपन करता है, लेकिन अचानक से वो बोलता है व्हाट, ये चिंगसेन टाउन है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 745 खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि उसमें होने वाली है ही फैमिली से फाइट और भी कई मजेदार चीजें होने वाली हैं। वेल सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, राइट साइड क्लिक करके देखो एपिसोड 62 के एक शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।